आप लोगों ने दिल्ली दरबार का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्रिटिश भारत में 3 बार दिल्ली में भव्य दरबारों का आयोजन किया गया था। इसको ही दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है और दिल्ली दरबार से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों दिल्ली दरबार के विषय में जानेंगे कि कब हुए थे, किसके समय में हुए थे और क्या कुछ खास हुआ था और दिल्ली दरबार आयोजित क्यों किए जाते थे। तो ये सारा कुछ, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो देखिएगा, दिल्ली दरबार, दिल्ली जो है किसी समय में भारत के राजनीति का केंद्र हुआ करता था। मुगलों ने जो है दिल्ली से ही शासन किया था। दिल्ली के सल्तनत, उनके समय से जो है दिल्ली भारत में राजनीति का केंद्र रही है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत के एकदम प्राचीन इतिहास को खंगाले तो जो महाभारत का युद्ध है, महाभारत का जो काल है, उस समय भी ये जो दिल्ली है यही केंद्र हुआ करता था। जो हस्तिनापुर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, वो सब जो है इसी के आसपास में था। और उसके बाद जब हर्षवर्धन ने शासन किया तो उसका जो क्षेत्र था कन्नौज, वो भी दिल्ली से अधिक दूरी पर नहीं है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर मौर्यों की बात करें तो वो लोग पटना, जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, वो था। लेकिन दिल्ली जो है भारत में, पूरे मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली ही केंद्र रही है, चाहे वो सुल्तानों के समय, चाहे वो मुगल बादशाहों के समय। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं और इनके द्वारा भारत में सबसे पहली अपनी सत्ता स्थापित कहां की गई थी? बंगाल में की गई थी। और इन्होंने जो है बंगाल के कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई और आगे भी जो है कलकत्ता ही इनकी राजधानी रही। तो देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि ब्रिटिश भारत की सबसे लंबे समय तक राजधानी कौन सा स्थल था, तो वो था कलकत्ता। अगर 1772 से अगर मैं बात करूं, 1772 या 1773 हम लोग ले लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो वहां से लेकर के सन 1911 जॉर्ज पंचम के घोषणा तक ये जो है कलकत्ता, ये जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। उसके बाद फिर जो है दिल्ली देश की राजधानी बनती है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो देखते हैं एक एक दिल्ली दरबार को। तो 3 बार आयोजित हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब कब हुआ था? तो पहला वाला हुआ था 1877 में, 1877 में। दूसरा हुआ था 1903 में और तीसरा हुआ था 1911 में। सबसे पहले तो आपको ये टाइम याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया, तो देखिएगा 1877 में हुआ था, 1903 में हुआ था, 1911 में हुआ था। 3 बार। अब देखते हैं एक एक दिल्ली दरबार के विषय में कि किस दिल्ली दरबार में क्या कुछ विशेष हुआ था, किस वायसराय के टाइम पर हुआ था, ये सारा कुछ। तो देखिएगा, सबसे पहले कौन सा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ? 1877 में, 1877। अच्छा, दिल्ली दरबार कहां आयोजित होता था? तो ये दिल्ली में आयोजित होता था। और दिल्ली में ना एक पार्क है, कोरोनेशन पार्क, ध्यान रखना। कोरोनेशन पार्क, दिल्ली में एक पार्क है, आज भी है कोरोनेशन पार्क, लेकिन आज जो है वहां कोई पार्क वगैरह नहीं है, एक खाली मैदान है, उजड़ा हुआ मैदान है, जिसको कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तीनों दिल्ली दरबार हैं, 1877, 1903, 1911, तो ये तीनों जो हैं इसी कोरोनेशन पार्क दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो ध्यान रखना, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, कोई दिल्ली का है तो उसको मालूम भी होगा कोरोनेशन पार्क के विषय में। 1877 की बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो देखिए क्या था कि एक अधिनियम पारित होता है 1876 में, शाही उपाधि अधिनियम। क्या पारित हुआ? शाही उपाधि अधिनियम पारित होता है। शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876, ये उपाधि आता है। और इस उपाधि में एक ये था, ये देखो, शाही उपाधि, शाही मतलब जो राज परिवार है, शाही परिवार है, उसके लिए ना। तो इस शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत क्या किया जाना था कि जो ब्रिटेन की महारानी है, कौन थी उस समय महारानी? महारानी विक्टोरिया। तो जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित करना था, मतलब कि भारत की महारानी घोषित करना था। हालांकि वो 1858 में ही भारत का शासन उसने खुद संभाल लिया
था, लेकिन एक औपचारिक रूप से राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उसको औपचारिक रूप से महारानी घोषित नहीं किया गया था। तो ब्रिटेन की संसद ने ऐसा सोचा कि भाई ये चीज हम लोग करते हैं और इससे जो है थोड़ा सा जो हमारा जो रुतबा है, हमारा जो दबदबा है वो चीज बढ़ेगा। अच्छा, ये जो 1877 का जो दिल्ली दरबार था ना, ये पूरी तरह से आधिकारिक था, मतलब ये जो है ना सरकारी था एक तरह से, हालांकि सभी सरकारी थे, लेकिन ये जो है एक तरह से आधिकारिक तौर पर हुआ था। पैसा काफी इसमें भी खर्च हुआ था, लेकिन एक तरह से आधिकारिक रूप से इसको किया गया था। खाना पूर्ति इसको हम बोल सकते हैं, या फिर औपचारिकता या दिखावा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो आधिकारिक था, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो ये था आधिकारिक। तो शाही उपाधि अधिनियम के तहत क्या करना था, महारानी को भारत की महारानी घोषित करना था। तो 28 अप्रैल 1876, ये तिथि आप लोगों को याद रखना है, 28 अप्रैल 1876। इसको क्या किया गया, ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। ये ब्रिटेन में हुआ कब, 28 अप्रैल 1876। अब भाई जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत की महारानी घोषित कर रहे हैं, तो भारत की जनता को भी पता चलना चाहिए कि उनकी महारानी कौन है। तो अब क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि दिल्ली में जो है एक दरबार का आयोजन किया जाए। तो यहां पर जो है दिल्ली में फिर जनवरी 1877 में, ये जनवरी 1877 में हुआ था, दिल्ली में जो है भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ये जो है भारत का वायसराय था, जो कि 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था ना। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न, जैसे मान लो तीनों दिल्ली दरबार, उसका नाम दे देगा और वो किस वायसराय के टाइम पर हुआ था, ये आपको बताने को बोल देगा, जोड़ी मिलाने के रूप में बोल देगा। ऐसे आप लोग को ध्यान में रखना है। तो लिटन था, और इसी के समय में ये जो दिल्ली दरबार है आयोजित किया जाता है। और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया, ये ब्रिटेन की महारानी थी, तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत साम्राज्ञी, उसके बाद केसर ए हिंद, ये उपाधि केसर ए हिंद, तो ये चीजें जो है ब्रिटेन की महारानी को प्रदान की जाती है। भारत साम्राज्ञी उसको घोषित किया जाता है, साथ ही साथ केसर ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। तो ये काफी बार पूछा गया है कि ब्रिटेन की महारानी को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई, भारत साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। तो ये अक्सर पूछा जाता है 1 जनवरी 1877 को, और एक अधिनियम के रूप में 28 अप्रैल 1876 को, और किसके टाइम पर, लिटन के समय में। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हुआ था ना अपना, ये जो दिल्ली दरबार वाला जो कार्यक्रम हुआ था, तो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भारत के जितने भी राजा महाराजा नवाब वगैरह थे सबको दिल्ली आमंत्रित किया गया था। सब जो है सज धज के गए थे, क्योंकि जो विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया है, वो पूरे भारत में जितने भी राजे महाराजे नवाब हैं और जहां कोई नहीं है, वो सब जगह की वो शासक है ना। 1858 में क्या बोला गया कि जितने भी रियासत है, जितने भी राज्य हैं, राजा महाराजा नवाब हैं, वो सब जो है महारानी विक्टोरिया के अधीनस्थ हैं, इस टाइप से बोला गया। तो वो सब जो राजा महाराजा थे वो अपनी महारानी विक्टोरिया की अगुवाई में यहां पर उपस्थित होते हैं। सब जो है अपना बढ़िया से सज धज के आते हैं, भव्य यहां पर कार्यक्रम होता है। लेकिन तीन हुए थे ना दरबार, 3 दरबार लगे थे, तो उनमें से ये थोड़ा सा जो है रूखा सूखा था, लेकिन फिर भी इसमें पैसा जो है बहुत ज्यादा बहाया गया था। भाई महारानी को, ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, उस महारानी के लिए आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी बिल्कुल रूखा सूखा। लेकिन जो तीनों से अगर तुलना करें, तीनों दरबारों से, तो ये थोड़ा सा फीका इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूप था वो आधिकारिक था, इस कारण से। तो ये होता है। अच्छा, इस वाले 1877 के दिल्ली दरबार का ना बहुत ज्यादा आलोचना भी हुआ उस समय के भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा। क्यों, देखिएगा, इस समय में ना ये जो 1876-77 है, ये शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आया, तो इस समय में ना भारत के अधिकांश स्थानों, इस समय भारत
भारत के अधिकांश स्थलों में अकाल पड़ा हुआ था, अनाज का दाना नहीं फूट रहा था, लोग जो है भूख से मर रहे थे। और यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या कर रही है, दरबार लगा रही है। पूरे देश के राजा महाराजा धनाढ्य लोग यहां पर उपस्थित हो रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और जो आम जनता है वो भूख से मर रही है। तो इस कारण से इस चीज का काफी ज्यादा विरोध किया गया। तो ये था भाई आपका प्रथम दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे दिल्ली दरबार की। दूसरा दिल्ली दरबार जो कि मैंने बताया 1903 में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार। और 1903 में भारत का वायसराय कौन था, तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। तो मेरे लिखने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1903 के आसपास भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था, कर्जन, वही कर्जन जिसने बंगाल को विभाजित कर दिया था दो भागों में। तो ये उस समय भारत का वायसराय था। तो पहला वाला लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा वाला किसके टाइम पर हुआ था, कर्जन के टाइम पर हुआ था दूसरा वाला। अच्छा, एक चीज बताना छूट रहा है, जो पिछला वाला जो है ना 1877 वाला, उसको ना एक नाम दिया गया घोषणा दरबार, उसको घोषणा दरबार भी बोला जाता है। पहला वाला को 1877 वाला को घोषणा दरबार, इसको ध्यान रखना। तो बात करते हैं 1903, कर्जन इस समय था भारत का वायसराय। और इस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था, जो महारानी विक्टोरिया थी ना, उसका डेथ हो जाता है। और उसके बाद जो है एक सम्राट राजा हुआ था ब्रिटेन का, उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम था एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम। जैसे हमारे यहां होते हैं ना भारत में, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इस टाइप से। तो ये भी एडवर्ड प्रथम, एडवर्ड द्वितीय, एडवर्ड तृतीय, एडवर्ड सप्तम, इनके में तो भाई बहुत ज्यादा चलता है। फ्रांस में जाओगे तो वहां तो चतुर्दश, वो 15, 16, 17, 18 पहुंच जाएंगे, मतलब एक ही नाम। तो एडवर्ड सप्तम ये इस समय ब्रिटेन का सम्राट था। और इसकी जो महारानी थी, ये सम्राट था, इसकी महारानी थी अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा ये थी महारानी। तो सम्राट थे कौन, एडवर्ड सप्तम, और महारानी थी अलेक्जेंड्रा। तो इनको, जो सम्राट है एडवर्ड सप्तम, इसको जो है भारत का सम्राट घोषित करने के लिए 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। और कर्जन ने इस दिल्ली दरबार में ना अपना ठाट बाट दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था, बहुत ज्यादा पैसा इसमें पानी की तरह बर्बाद कर दिया गया था। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि तीनों दिल्ली दरबार में से सबसे ज्यादा खर्चीला, सबसे ज्यादा भव्य कौन सा था, तो वो था यही 1903 वाला। जो 1877 वाला था वो थोड़ा फीका था इसके मामले में। वहीं जो 1911 में जो होगा ना, वो भी इसके सामने कम था, ये सबसे ज्यादा भव्य था। तो ध्यान रखना है, देखो सबसे ज्यादा भव्य 1903 वाला, सेकंड नंबर में अगर आपको लेना है तो 1911, सबसे फीका 1877। तो इसमें जो है पैसा पानी की तरह बर्बाद कर दिया गया। अब देखो, जो एडवर्ड सप्तम है, अलेक्जेंड्रा है, ये इस समय जो है ब्रिटेन के सम्राट थे और ये ब्रिटेन की महारानी थी। तो अब इनको जो है भारत आना था, स्पेशल न्योता दिया गया था। देखो, जो विक्टोरिया है ना, वो भारत नहीं आई थी उस समय में, ध्यान रखना। भले उसको उपाधि दी गई थी लेकिन वो भारत नहीं आई थी। अब जो है कर्जन ने न्योता भेजा, एडवर्ड सप्तम इनको बुलाया कि आइए महाराज, हम जो है भारत को बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, आपका जो साम्राज्य है उसको हम लोगों ने अच्छे से संभाल रखा है, आइए देखिए कितना मस्त जगह है, इस टाइप से। लेकिन जो एडवर्ड सप्तम है ये खुद नहीं आता है, अपने भाई को भेज देता है, ड्यूक ऑफ कनाट को। ये नाम भी पूछा जाता है, ड्यूक, ये आधा ड होगा, ड्यूक ऑफ कनाट, इसको भेज देता है कि तू चल दे, इस टाइप से। और इस चीज से ना कर्जन को बड़ा दुख होता है। कर्जन मतलब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, मतलब उसने बड़ा डींग हाँका रहा होगा कि सम्राट आ रहे हैं, इस टाइप से। लेकिन जो सम्राट है वो नहीं आता है, वो अपने भाई को भेज देता है। तो जो कर्जन है थोड़ा सा उसको निराशा होती है। तो ये चीज हुआ। अब देखिएगा, अब ये चीजें था। अब इसका भी आयोजन जो है कहां हुआ था, दिल्ली में। वही जो मैंने बताया ना, कोरोनेशन पार्क दिल्ली, वहीं पर तीनों दरबार आयोजित हुए थे। अब देखिए, जो कर्जन था इसने इसमें काफी सारा पैसा लगा दिया था, पूरा अपना ठाट बाट दिखाने के लिए। और ये जो कार्यक्रम है ना 2 सप्ताह तक चलना था,
कितना, 2 सप्ताह तक चला था। काफी लंबा कार्यक्रम था, 2 सप्ताह का ये कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के लिए जो कोरोनेशन पार्क का जो एरिया है उसको चुना गया था, तो वहां पर एक अस्थायी नगर की स्थापना की गई थी। मतलब कि जैसे अभी मान लो कहीं पर मेला वेला लगता है, जैसे कि कुंभ का मेला लगता है, तो वहां भी क्या होता है, काफी सारे शेड बनाए जाते हैं ना, अस्थायी लोगों के रहने के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो इसने भी क्या किया, जो कोरोनेशन पार्क है जहां पर यह कार्यक्रम होना था, 2 सप्ताह तक चलना था, तो एक अस्थायी नगर बसाया गया। और वहां तक लोगों के पहुंचने के लिए, आने जाने के लिए अस्थायी ट्रेन भी चलाया गया था। मतलब उसी समय के लिए, जब तक ये कार्यक्रम था उतनी समय के लिए वो ट्रेन चलना था, तो वो ट्रेन चलाया गया। और जो लोग वहां पर हैं, काम करने वाले लोग भी तो काफी पहले से वहां रह रहे थे होंगे ना, तो वहां जो जितने भी लोग थे उन सभी लोगों की सुविधा के लिए यहां पर अलग से डाक विभाग की भी स्थापना की गई थी। बिजली, उस समय बिजली भी नया नया आया हुआ था, तो यहां पर बिजली भी लगाया गया, पानी की व्यवस्था की गई। मतलब कि जितने भी टीम टाम वो कर सकता था सारा कुछ उसमें किया गया। तो ये कार्यक्रम 2 सप्ताह तक चला और पैसा जो है एकदम पानी की तरह बहाया गया। और देश के जितने भी राजे महाराजे थे ना, राजे महाराजे, नवाब, जितने भी जमींदार, जो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, जो राजे महाराजे, सबके सबको यहां पर उपस्थित होना था। और सब लोग जो है ना अपना जो कीमती हीरे जवाहरात हैं, कपड़े, उन सब से लद करके आए हुए थे यहां पर शामिल होने के लिए। खुद ये जो करजन है, इसकी वाइफ है, ये लोग खुद काफी ज्यादा सज धज के, इनका जो हाथी होता था उसको भी काफी सजाया गया था। उनको मतलब ना जो हाथियों के जो दांत होते हैं ना, उसको सोने चांदी हीरे मोतियों से सजाया जाता था और कीमती कपड़े उसके ऊपर ढाके जाते थे। तो तमाम तरह की ये चीजें होती थी। तो ये है। अब देखिएगा यहां पर ना ये हुआ। अब जितने भी राजे महाराजे थे सब आए, उपस्थित हुए, कार्यक्रम अच्छे से हुआ। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो 2 सप्ताह तक चला, तो इस बीच ना काफी सारे कार्यक्रम भी हुए, रंगारंग कार्यक्रम हुए, अलग अलग तरह के कंपटीशन भी कराए गए, डांस कंपटीशन भी हुआ। और खुद करजन और इसकी वाइफ ने ना यहां पर डांस किया था। खुद करजन और इसकी वाइफ ने यहां पर डांस भी किया था। तो ये काफी मतलब एक आकर्षण का केंद्र रहा होगा। और तो सोचिए, खुद करजन वहां पर डांस कर रहा है, तो कितना मतलब टीम टाम वाला चीज रहा होगा। और चूंकि यहां पर सम्राट खुद आने वाले थे लेकिन वो नहीं आया, तो सिक्योरिटी का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया रहा होगा। तो ये चीज था। इसके संबंध में और क्या, अच्छा जो डांस वाला चीज आप ध्यान रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है किस दिल्ली दरबार ने, वायसराय ने डांस किया। तो ये था भाई आपका दूसरा दिल्ली दरबार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तृतीय दिल्ली दरबार के विषय में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी ना, तो उस कारण से वो थोड़ा सा ज्यादा खास हो जाता है। और कुछ घोषणाएं भी हुई थी। 1911 में हुआ था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो भारत का वायसराय कौन था, जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करो, कुछ भी करो, कमेंट करके बताओ 1911 की स्थिति में भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग था ना, हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, ये जो है इस समय भारत का वायसराय था, हार्डिंग द्वितीय। अब देखिएगा हार्डिंग द्वितीय, अब उधर जो है, जो ब्रिटेन का जो सम्राट है वो बदल गया था। जो एडवर्ड सप्तम है उसके स्थान पर आ गया जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। इसको अब भारत का सम्राट घोषित करेंगे। इसकी वाइफ थी मैरी, महारानी मैरी, ये थी इसकी वाइफ। अब जो हार्डिंग था उसने जो है निमंत्रण दिया कि आइए, देखिए आपका साम्राज्य कैसा हम लोगों ने संभाल के रखा इस टाइप से। तो यहां पर जो है जॉर्ज पंचम और मैरी, ये दोनों जो हैं आना स्वीकार कर लेते हैं, आ जाते हैं ये लोग। मतलब कि मना नहीं किया इन्होंने, जैसे कि जो एडवर्ड सप्तम था उसने मना कर दिया, नहीं भैया नहीं आ पाऊंगा मैं, मेरे को बड़ा काम है, इस टाइप से कुछ भी बोला होगा, बेचारे ने नहीं आया वो। तो ये आया, जो जॉर्ज पंचम है ये आया। और इसके स्वागत के लिए ना बंबई में, उस समय बंबई होता था, आज मुंबई है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गेटवे ऑफ इंडिया आप लोगों ने देखा होगा, ताज होटल के आसपास है ना गेटवे ऑफ इंडिया। काफी सारी मूवी वगैरह में भी उसको दिखाया जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1911 में, क्योंकि इनको आना था। तो इनके स्वागत के लिए, सोचो स्वागत के लिए इतना एक मतलब स्ट्रक्चर ही खड़ा कर दिया गया। तो ये था। अब ये कार्यक्रम भी काफी भव्य था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो सबसे ज्यादा भव्य था, इसको ध्यान में रखना। तो इसमें क्या क्या हुआ था,
तो देखिएगा जो जॉर्ज पंचम है ना, इसको 8 मेहराब वाला एक मुकुट पहनाया गया था। खास चीजें पूछा जा सकता है, 8 मेहराबों वाला एक मुकुट पहनाया गया जॉर्ज पंचम को। मतलब उसका राज तिलक विलक किया गया होगा, भारत का सम्राट घोषित किया गया होगा, और उसको जो है वो मुकुट पहनाया गया 8 मेहराब वाला, जिसमें कीमती हीरे जवाहरात काफी सारा चीज लगा हुआ था। और उसके बाद ये जो मैरी है ना, महारानी मैरी, तो पटियाला जो पंजाब में है, तो पटियाला की रानी ने इस मैरी को एक कीमती हार गिफ्ट किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो ये चीज था। इसके अलावा फिर से वही जो राजे महाराजे थे वो लोग सज धज करके इसमें आए थे। और राजा महाराजाओं के लिए भी ना ये चीज बड़ा मतलब एक मजेदार टाइप का हो गया था। पहला जो 1877 में हुआ तो उस टाइम पे ठीक है आए थे लोग। उसके बाद जब 1903 वाला में हुआ तो उसमें तो भाई उन लोगों ने भी दिखाने की कोई कमी नहीं की थी, क्योंकि पूरे देश के जो राजा महाराजा, मान लो कोई जो है केरल से है, कोई जो है इधर असम वसम तरफ का कोई राजा है, कोई जो है कश्मीर तरफ का राजा है, राजस्थान के राजे महाराजे, मध्य भारत के राजे महाराजे, तो सब जो है एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे। तो एक उनके लिए भी एक अलग टाइप का चीज था। तो वो लोग भी जो है अपना दिखावा करने में कहीं पर पीछे नहीं रह रहे थे। तो वो भी अपने पूरे टीम टाम के साथ आ रहे थे, हाथी घोड़े दुनिया भर के, जो जैसा चीज कर सके वैसा, किसी को कोई मना ही नहीं थी, क्योंकि भव्य बनाना था कार्यक्रम को। तो वो लोग भी जो है बिल्कुल कीमती कपड़े पहन करके, पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात सब चीज से लद करके आते थे। घोड़े हाथी असंख्य संख्या में वहां पर मौजूद होते थे, सब सजे धजे इस टाइप से। और परेड भी होता था, बैंड भी होता था, जो सेना का जो परेड होता है, बैंड होता है, तो वो सारा कुछ भी इन दरबारों में आयोजित किया जाता था। तो इसमें ये आप ध्यान रखना, जो मुकुट बताया मैंने और इसको हार दिया गया। कुछ घोषणाएं हुई थी इस तृतीय दिल्ली दरबार में। कौन कौन सी घोषणा? एक हुआ था बंग भंग को रद्द किया गया, बंग भंग को रद्द किया गया, बंग भंग को रद्द। ये हुआ क्या था भैया बंग भंग? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर के कि भैया हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो इसका काफी विरोध हुआ। तो उसी चीज को देखते हुए 1911 में बंग भंग बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये जो जॉर्ज पंचम है इसके द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद बंगाल का ना फिर से पुनर्गठन किया गया। मतलब बंगाल का विभाजन तो हुआ, साथ ही साथ बंगाल का जो है पुनः पुनर्गठन किया गया। बंगाल से जो है ना कुछ नए नए प्रांत बनाए गए। देखिए, एक तो आपका उड़ीसा बना, उड़ीसा एक बना बिहार और एक बना असम, और जो बंगाल है वो था। और इस बार जो प्रांतों का गठन हुआ ना वो भाषा के आधार पर था। जो उड़ीसा था वो उड़िया भाषी लोगों के लिए था, बिहार जिसमें आज का झारखंड भी आता था वो हिंदी भाषी लोगों के लिए था, और जो असम है वो असमिया भाषा के लोगों के लिए था, और जो बंगाल था भाई वो तो बंगालियों के लिए था ही था। तो इस बार किसी ने जो है विरोध नहीं किया, क्योंकि इस बार जो है भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था। तो इस चीज को सबने स्वीकार कर लिया। तो ये चीज हुआ बंग भंग को रद्द करना। ये जॉर्ज पंचम ने इस चीज को घोषणा किया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा जो राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। क्या किया गया? राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। और कलकत्ता जो कि इस समय तक अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, अब जो है कलकत्ता के स्थान पर राजधानी किसको बनाया गया भाई? दिल्ली को बनाया गया। और दिल्ली की स्थापना किसने की? दिल्ली की नींव किसने रखी? तो इसका नाम दिया जाता है 15 दिसंबर 1911। 15 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली की नींव रखी गई। कब? 15 दिसंबर 1911 दिल्ली की नींव रखी गई। भाई दिल्ली तो पहले से था ना, फिर ये कौन सी दिल्ली का नींव रख रहा है? तो देखो जो दिल्ली जो थी ना, वो जो पुरानी दिल्ली है, जिसको आज भी हम लोग पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, इन सब नामों से जानते हैं ना, और एक वो दिल्ली है जहां पर राष्ट्रपति भवन और तमाम नई नई चीजें हैं, जिसको हम लोग नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो जो नई दिल्ली है उसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। तो उसी नई दिल्ली की नींव जो है 15 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया था। और इसका जो उद्घाटन है ना, ये 1931 में हुआ था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। कब? उस समय इरविन वो था अपना
दिल्ली का जो है सॉरी भारत का वायसराय उस समय इरविन था 1931 में। तो उद्घाटन हुआ 1911 में और स्थापना क्या कहते हैं उद्घाटन हुआ 31 में। तो ये आपका ऊपर वाला जो है क्या कहेंगे स्थापना नींव रखना ना, हाँ नींव रखा, और ये है आपका उद्घाटन, ये है उद्घाटन इरविन के द्वारा, वायसराय इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया दिल्ली का। मतलब भाई समय देखो कितना लग गया, 1911 1931 लगभग 20 वर्ष लगा। और दिल्ली को बनाने वाला कौन था, एक आर्किटेक्ट का नाम आता है ना लुटियन। आज भी जो न्यूज चैनल वाले हैं ना लुटियन दिल्ली ऐसे बोलते हैं ना लुटियन, तो इसने जो है दिल्ली का पूरा जो खाका है वो बनाया। तो ये आर्किटेक्ट था लुटियन, इसका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो दिल्ली है, जो नई दिल्ली है, उसका नाम कब रखा गया, तो 1927 में उसको नई दिल्ली नाम दिया गया। और जो पुरानी दिल्ली वो पुरानी दिल्ली, और सब मिला करके दिल्ली। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली जो भी है, तो वैसे है दिल्ली हमारे दिलों में है ना। तो लुटियन इसका आर्किटेक्ट था। उद्घाटन जो इसकी नींव रखी गई 15 दिसंबर 1911 को, उद्घाटन हुआ 1931 को लॉर्ड इरविन के समय में। तो ये चीज है। अब ये चीज हुआ, अब इसी के बाद ना एक घटना घटित होती है। ये 15 दिसंबर 1911 को हुआ था, ये चीज नींव रखी गई थी। इसके कुछ ही समय बाद जब जॉर्ज पंचम चला जाता है, उसके बाद जो इसने राजधानी परिवर्तन की जो बात बोली थी, घोषणा की थी कि अब से जो है राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगा। तो अब तुरंत तो आएगा नहीं हार्डिंग अपना दफ्तर लेकर के। तो जो जॉर्ज पंचम है उसको विदा किया गया, बढ़िया खिला पिला करके मुर्गा उर्गा खिला के उसको विदा किया गया। और उसके बाद जो है 1912 में जो हार्डिंग है ये बड़े धूमधाम से दिल्ली में प्रवेश करता है। और उसी समय उसके ऊपर क्या हुआ था भाई, बम फेंका गया था। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, दिल्ली षड्यंत्र केस करके। उसमें कैसे क्रांतिकारियों ने महिला का वेश धारण करके महिलाओं के बीच से जो है हार्डिंग के ऊपर बम फेंका। निशाना सही लगा था लेकिन वो जो है बच गया, उसका महावत बेचारा मारा गया। तो वाला वीडियो जरूर देखिएगा ना, बड़ा मजेदार किस्सा है। तो ये था, तो ये दिल्ली दरबार, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके संबंध में क्या बताना रह गया है, लगभग सब चीज हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई दिल्ली को ही क्यों चुना गया, मतलब कि दिल्ली को ही राजधानी क्यों बनाया गया। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। एक तो दिल्ली का वैभवशाली इतिहास, दिल्ली का वैभवशाली इतिहास, जो मुगल थे, जो सल्तनत काल के जो सुल्तान थे, उसके समय के जो राजपूत शासक थे, उनके टाइम पे भी ना दिल्ली का काफी महत्व था। क्योंकि दिल्ली का जो संबंध है महाभारत काल से ही काफी इंपॉर्टेंट था। तो दिल्ली जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, दिल्ली की स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि दिल्ली कहां पर स्थित है, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली भारत का दिल है, तो देखा जाए तो दिल ही है, एकदम बीच में है ना। वहां से आप बंगाल तरफ भी आराम से देख सकते हैं, उधर जो पंजाब, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान वगैरह सब जो है हमारे देश में आता था, तो उस तरफ भी देखना था। तो चारों तरफ जो है दिल्ली से आराम से निगरानी रखी जा सकती थी। तो ये एक सुविधा थी, मतलब कि भौगोलिक सुविधा इसको हम लोग बोल सकते हैं। वही अगर कलकत्ता की बात करें तो जो कलकत्ता है कहां है, पूरब में है। भाई कलकत्ता क्यों राजधानी बनी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना अधिकार किया, इसीलिए उन्होंने जो है कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। अगर अंग्रेज सबसे पहले बंबई और उसके आसपास जो मराठे वगैरह थे उन पर अपना अधिकार कर लेते, तो वो लोग किसको अपनी राजधानी बनाते, बंबई को बनाते। अगर वो लोग दक्षिण को सबसे पहले जीतते तो वो लोग जो है मद्रास को अपनी राजधानी बनाते। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां पर फतह प्राप्त किया, तो वो बंगाल में, तो उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाई। लेकिन जब अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत बढ़ गया, पूरा इधर जो है पाकिस्तान सब उनको मिल गया, तो भाई कहां कलकत्ता, कहां पाकिस्तान, कराची, कितनी दूरी है, तो दिल्ली से जो है दोनों तरफ आराम से देखा जा सकता है। तो ये कारण था। उसके बाद देखिएगा कुछ और चीजें हैं इस समय, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जैसी कोई घटना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन काफी सारी चीजें जो है इस समय हो रही थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो साम्राज्यवाद था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। और जो यूरोप के देश थे ना, वो
अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए आपस में ही उलझे हुए थे और ब्रिटेन से सब जलते थे, क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य सबसे ज्यादा बड़ा था। तो कभी ना कभी कोई ना कोई युद्ध छिड़ने का भय लगा रहता था। तो ऐसे में जो कलकत्ता है, जो कि एक समंदर के किनारे है, और उस टाइम पे जो जल मार्ग से, मतलब कि समुद्र के रास्ते से हमला होने का काफी भय था। तो ये एक कारण भी बताया जाता है कि जो कलकत्ता उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं था दिल्ली की अपेक्षा। अगर ये लोग समुद्र के आसपास हमला करते, कलकत्ता क्योंकि समुद्री, मतलब समुद्र के किनारे है, मतलब बंदरगाह है लगा हुआ है ना, तो वहां पर जो है आराम से अटैक किया जा सकता है, ऐसा जो है कुछ मत दिया जाता है। उसके बाद एक और कारण आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे इस समय जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बड़े जोरों से चल रही थी, और उस पर भी जो बंगाल है भाई वो गढ़ बना हुआ था। क्यों, देखिएगा, जो बंगाल है वो सबसे पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ, और अंग्रेजों ने जो है सबसे ज्यादा शोषण बंगाल में ही किया, क्योंकि वो लोग वहां पर 1757 से घुस गए थे। तब से जो है उनका शोषण जारी था। भाई जो सन्यासी थे बंगाल के, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां से वो चीज शुरू होता है और काफी ज्यादा वहां पर जो है शोषण हुआ, और वहीं के लोग जो है सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। हालांकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, लेकिन वो चीज जो है बाद में बंगाल में बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती है कि भाई हम लोग अगर बंगाल में रहेंगे तो किसी ना किसी दिन ये लोग तो वायसराय को ही उड़ा देंगे, क्योंकि वहां पर कैसे बड़े बड़े अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई थी ना वहां पर बंगाल में। जैसे खुदीराम बोस, उसने क्या किया था, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने मुजफ्फरपुर के वो जो जज था किंग्स फोर्ड, उसको मारने की कोशिश की थी, हालांकि वो बच गया था। इसके अलावा जो पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको मारने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा काफी सारे अधिकारियों को मारने की कोशिश की जाती थी। तो डर गए थे ये लोग कि भाई अगर वहां पर वायसराय रहेगा तो किसी दिन ये जो क्रांतिकारी हैं वायसराय को ही न मार डाले तो हालत खराब हो जाएगा। हालांकि देखिए मजे की बात, जब हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था उसी टाइम पे इसको जो है मारने की कोशिश की गई थी। मतलब कि भाई तुम कहीं भी छुप जाओ, तुमको जो है छोड़ेंगे नहीं क्रांतिकारी, ये वाली बात थी उस टाइम पे। तो ये था आपका दिल्ली दरबार और दिल्ली को क्यों राजधानी बनाई गई, ये चीज मैंने बताया। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी आप लोगों को डाउट हो या फिर इस वीडियो के संबंध में कोई भी सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।